अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिकल चार्जेस और स्टैटिक से मुराद है स्टिल साकन, यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिकल चार्जेस की स्टडी अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, यानी वो चार्जेस इलेक्ट्रिकल फोर्स के एक्शन में होंगे, इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज फोर्स विच होल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी मैटर के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, होल्ड हैं, उनके दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिकल फोर्स का। तो आज हम वैसे डिस्कस करेंगे कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, चार्जेस के बारे में। दरअसल दो किस्म के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम इस पे सपोज करते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन पर सपोज करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, याद रखिएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा। लेकिन ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। अब फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखें, इन चार्जेस के दरमियान वो फोर्स जिससे वो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स की सबसे पहले मेजरमेंट की वाज मेड बाय 1874 बाय चार्ल्स कॉलम। चार्ल्स कॉलम ने 1874 में उन चार्जेस के दरमियान उस फोर्स की, यानी रिपेल्शन की फोर्स या अट्रैक्शन की फोर्स, उसकी मेजरमेंट की, उसको मापा। ऑन बेसिस ऑफ दीज मेजरमेंट ही डिड्यूस्ड ए लॉ। उसने एक लॉ अखज किया, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज कहते हैं बड़ा छोटा सा चार्ज। जैसा कि यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास ये आपको ऑरेंज कलर में Q1 पॉइंट चार्ज है और ये Q2 है। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगी? रिपल्शन की फोर्स होगी। तो अगर इनकी बात करें, वो कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब वो फोर्स इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसा कि फर्ज करें Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, अब इसको जरब दें, यानी इसका प्रोडक्ट Q1 जरब Q2, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, यानी ये रिपल्शन की फोर्स है। यानी आप फर्ज करें, आप दो छोटे मैग्नेट लें, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी उनका सेम पोल अगर आप सामने करें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन आप जोर लगाएं तो आपस में अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन चार्जेस की मिकदार बढ़ा दें, यानी उनका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, बड़े चार्जेस कर लें, तो अब अगर उनका सेम पोल करीब करें ना, तो शायद वो आपस में आपसे जुड़ ना पाए, इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। तो जितना चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना फोर्स भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर अनलाइक चार्जेस आ जाएं, ये Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स, यानी छोटे मगनातीस हैं तो आप देखेंगे अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएंगे, तो आप उनको अलहदा कर लेंगे आसानी से। लेकिन बड़े मगनातीस हैं तो उनमें इतनी ज्यादा फोर्स होगी कि आपस में जुड़ेंगे तो आपको अलहदा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही वो बात कह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 जरब Q2 इनके दरमियान, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स ऐसा रिलेशन है जिसमें एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये इन दो चार्जेस के दरमियान ये R डिस्टेंस है। आर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी कम होगी, यानी इन दोनों के दरमियान रिपल्शन की फोर्स कम होगी, जबकि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो लिहाजा फोर्स, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। तो ये आपके पास आ गई, आप कह लें ये आपके पास लॉ है, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो मैथमेटिकली आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, इन दोनों का अगर आप इकट्ठा करें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 जरब Q2 बाय R स्क्वायर। और अगर हम इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल खत्म करें तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो होगी कोलम्स लॉ की इक्वेशन। नेक्स्ट वो कह रहा है वेयर F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स दैट एक्ट ऑन ईच ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, यानी Q1 और Q2 पे जो फोर्स है वो F है, उसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और R उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। वो कह रहा है द फोर्स F ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, यानी इन दो पॉइंट चार्जेस को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उसी के अलोंग फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो।
अब नेक्स्ट वो कह रहा है के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी के की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी इन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है उस चीज पे ये फोर्स डिपेंड करती है। जैसा कि आप देखें ना, दो मकनातीसों के दरमियान आप कोई गत्ता रख दें, कोई कागज रख दें, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट अगर आप उनको जोड़ें फ्री स्पेस में तो फोर्स ज्यादा होगी। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स यानी के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। मीडियम कौन सा है? नंबर 2, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर मेजर्ड, यानी हम इनकी वैल्यूज मेजर किस यूनिट में करते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है इफ मीडियम इन इज फ्री स्पेस, यानी ये दो आपके पास जो कांस्टेंट है ना, दो चीजों पे डिपेंड करते हैं ना, एक तो मीडियम और दूसरा इसके यूनिट्स। अगर वो कह रहा है मीडियम फ्री स्पेस है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, देन के इज रिप्रेजेंटेड एट, तब हम के को रिप्रेजेंट करेंगे के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट से मुराद है कि मीडियम क्या है? फ्री स्पेस, वैक्यूम, कोई जगह नहीं है, यानी इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, खला है, कोई चीज नहीं है, तो उसको हम नॉट से जार, ये एप्सिलॉन और नॉट से मुराद वो फ्री स्पेस है। तो ये हम आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब ये के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ये के की वैल्यू लेते हैं, सॉरी पहले ये एप्सिलॉन नॉट से क्या मुराद है? वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यानी इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, नाउन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी से मुराद है एबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, यानी इन चार्जेस के दरमियान जो वैक्यूम है उसकी एबिलिटी कि वो कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को इनके दरमियान गुजरने देती है, परमिट करती है, अलाउ करती है, इसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट है। इन एसआई यूनिट्स इट्स वैल्यू इज, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे पुट करें तो टोटल फिर के की वैल्यू बनेगी, ये के की जो वैल्यू बनेगी कैलकुलेट करके 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर फी कॉलम स्क्वायर। नेक्स्ट वो कह रहा है दस कॉलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस इज एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यानी अगर इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है तो इनके जो फोर्स होगी इस फार्मूले के जरिए आप कैलकुलेट करेंगे। एज स्टेटेड अर्लियर कॉलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, यानी पहले बता चुके हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है। इट्स मीन्स दैट इफ Q1 एक्सर्ट ए फोर्स ऑन Q2, लेट्स सपोज कि अगर ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है, देन Q2 आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन Q1, तो Q2 भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा Q1 के ऊपर। अगर वो कह रहा है इफ वी डिनोट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F21, यानी फोर्स जो Q2 पे लग रही है Q1 की तरफ से, यहाँ पे लफ्ज आएगा ऑन बाय, यानी फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, तो उसको हम डिनोट करेंगे F21 से, यानी 2 से मुराद है जो फोर्स लग रही है, 1 से मुराद है जिसकी तरफ से लग रही है, ऑन Q2 बाय Q1, तो उसे कहेंगे F21। जबकि जो फोर्स Q1 पे लग रही है Q2 की तरफ से, तो उसे हम डिनोट करेंगे F12, यानी F1 1 से मुराद है Q1 पे लगने वाली फोर्स, 2 से मुराद है Q2 की तरफ से ऑन Q1 बाय Q2, तो ये दो फोर्सेज होंगी। यानी इफ वी डिनोट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F21, यानी ये F21 दैट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, जबकि Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की तरफ से एज F12, तो उसे F12 से करेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी F12 और F21 ये बराबर हैं लेकिन माइनस यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज फोर्सेस इज सेम एंड इज गिवन बाय इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन के जरिए आप इस फोर्स को निकाल सकते हैं। ये दोनों फोर्सेस सेम है, अलबत्ता ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं अगर चार्जेस जोन से हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ यूनिट वेक्टर R21, ये R21 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी ये वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ फोर्स की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, Q2 पे लगने वाली फोर्स Q1 की तरफ से, यानी फ्रॉम Q1 टू Q2। इसी तरह यूनिट वेक्टर R12, यानी ये जो R12 है इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन बता रहा है। देन तो तब क्या होगा, जो फोर्स F21 है, यानी ये जो F21 है Q2 पे लग रही है F1 की तरफ से, तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जबकि फोर्स 12
ये वाली जो फोर्स है इसको मालूम करने के लिए अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी ये यूनिट वेक्टर है, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कि ये जो F21 है ये फोर्स Q2 से Q1 की तरफ है। अब वो कह रहा है कि फोर्सेस R21 एंड R12 शो एज आर शोन, यानी ये फोर्सेस आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रही हैं। इट कैन सीन दैट यूनिट वेक्टर R21 प्लस माइनस R12, यानी R21 और माइनस R12, ये माइनस इस वजह से क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो द इक्वेशन A एंड B शो दैट, यानी ये जो इक्वेशन दोनों ये जाहिर करती हैं कि F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी ये दोनों बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। साइन ऑफ चार्जेस इन इक्वेशन ए एंड बी, यानी ये जो इक्वेशन ए और बी है इनमें जो चार्जेस के साइन है डिटरमिन, आप उनको डिटरमिन कर सकते हैं। ये सॉरी वो चार्जेस डिटरमिन करेंगे वेदर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी उन चार्जेस Q1 और Q2 पे जो चार्जेस हैं वो बताएंगे वो फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव। क्योंकि अगर तो लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, और अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो फोर्सेस रिपल्सिव होंगी। अगर तो लाइक चार्जेस हैं जैसा कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो फोर्सेस रिपल्सिव होंगी, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फिर वो फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी अगर हम इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम, फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम रखते हैं, तो उस मीडियम की प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो उनके दरमियान लगने वाली फोर्सेस को अफेक्ट करेंगी। यानी जो मीडियम की प्रॉपर्टीज होंगी उस लिहाज से उनके दरमियान जो फोर्स है वो अफेक्ट होगी। इफ द मीडियम इज इंसुलेटर, यानी अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर मीडियम रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक बिजली को कंडक्ट नहीं करता, इट इज यूजुअली रेफर्ड एज डाइइलेक्ट्रिक, यानी उस इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। इट इज फाउंड दैट प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी हमें ये पता चला है कि वो डाइइलेक्ट्रिक अगर मीडियम होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, एज कंपेयर्ड विद दैट इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, यानी फ्री स्पेस की निस्बत डाइइलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करेगा बाय सर्टेन फैक्टर विच इज कांस्टेंट फॉर द गिवन डाइइलेक्ट्रिक। अब वो जो दरमियान में वो जो इफेक्ट है ना, वो जो भी आप डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे उस डाइइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट होगा। जिस तरह फ्री स्पेस जो है उसका इफेक्ट एक कांस्टेंट होता है ना, इसी तरह डाइइलेक्ट्रिक का इफेक्ट भी एक कांस्टेंट होगा, डिपेंड करता है कौन सा डाइइलेक्ट्रिक है। जो भी डाइइलेक्ट्रिक होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो एक कांस्टेंट होगा। दिस कांस्टेंट इज नाउन एज रिलेटिव परमिटिविटी, तो उस कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एप्सिलॉन आर से मुराद है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये रिलेटिव परमिटिविटी जो भी मीडियम होगा उस मीडियम की होगी। Thus, the Coulomb's force in a medium of relative permittivity epsilon r is given by, यानी अगर आप उसको ऐसे मीडियम में रखें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो उसके लिए कूलम्ब फोर्स का फार्मूला ये बन जाएगा। अब लेट्स सपोज वो कह रहा है कि एप्सिलॉन r फॉर एयर इज 1.0006, यानी एयर की एप्सिलॉन r ये है। दिस वैल्यू इज सो क्लोज टू 1 दैट विल बी नेग्लिजिबल एरर। वो कह रहा है ये जो वैल्यू है ना वो वैक्यूम की, जो अब हमने पीछे जो मीडियम रखा था वो वैक्यूम है, तो एयर की वैल्यू उस वैक्यूम के बिल्कुल इक्वल है, यानी थोड़ा सा फर्क है, उसकी वैक्यूम की 1 है तो एयर की 1 है, तो नेग्लिजिबल एरर है। अब कह सकते हैं कि दोनों सेम है। इलेक्ट्रिक फोर्स इन द एयर इज इन इक्वेशन, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एयर के अंदर जो है उसकी ये हम इस इक्वेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स यही होगी अगर दोनों के दरमियान मीडियम एयर है। तो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।